India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोषी की समय से पहले रिहाई है सरकार का अधिकार क्षेत्र, राहत पर सिर्फ राज्य सरकार ही ले सकती है फैसला। असम के डिप्लोमा धारक स्वास्थ्य कर्मी नहीं कर पाएंगे इलाज, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार का कानून किया रद्द। कहा, राज्य के पास इस कानून को बनाने की शक्ति नहीं। एक बार फिर कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट पर जताई नाराजगी। कहा, जज नियुक्ति पर खुफिया रिपोर्ट्स को सार्वजनिक करना चिंताजनक। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा, माता पिता हैं घर के मालिक, बच्चों को उनका कहा सुनना होगा। अधिकरण के पास बच्चों को बेदखल करने की शक्ति। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोषी की समय से पहले रिहाई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने गुजरात राज्य के सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वो अपनी 1992 की नीति के मुताबिक याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई के अनुरोध पर विचार करें। याचिकाकर्ता हत्या का दोषी है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी की समय से पहले रिहाई पर एक अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे गुजरात के एक दोषी की समय से पूर्व रिहाई की मांग खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे एक शख्स की समय से पहले रिहाई की मांग को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की राहत पर सिर्फ राज्य सरकार ही फैसला ले सकती है। सीजीआई ने कहा कि अदालत द्वारा निर्धारित कानून के पालन के तहत समय से पहले रिहाई का निर्धारण राज्य की नीति पर निर्भर होगा। अगर नीति को बाद में उदार बनाया गया हो, इसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने गुजरात राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपनी 1992 की नीति के अनुसार याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसने 15 साल 6 महीने की वास्तविक सजा काट ली थी और ये छूट के साथ 19 साल तक की हो गई थी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को उसके आचरण के लिए 4 फरलों से वंचित किया गया था। न्यायालय ने आगे कहा कि 1992 की राज्य की नीति 14 साल की सेवा के समय से पहले की रिहाई की सुविधा देती है। अदालत ने इसलिए ये माना कि याचिकाकर्ता द्वारा समय से पहले रिहाई की याचिका पर राज्य द्वारा पुनर्विचार किया जाना चाहिए। समय से पहले रिहाई पर मुख्य आपत्ति ये थी कि जब याचिकाकर्ता को 2005 में 3 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था, तब तक वह 5 साल तक फरार रहा, जब तक कि उसे 2010 में फिर से गिरफ्तार नहीं कर लिया गया। कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा कि वो दोषी की समय से पहले रिहाई की मांग पर विचार करे। कोर्ट ने साफ किया कि रिहाई पर विचार के लिए 1992 की नीति लागू होगी। इसके तहत 14 साल से ज्यादा जेल में गुजार चुके दोषी के अच्छे व्यवहार के आधार पर समय से पहले रिहाई का प्रावधान है। दरअसल हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे गुजरात के एक दोषी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि वह 15 साल से जेल में है। याचिकाकर्ता ने अपने अच्छे व्यवहार की वजह से समय से पूर्व रिहा किए जाने की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्लोमा धारकों को कुछ सामान्य बीमारियों के इलाज की अनुमति देने वाले असम कानून को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा से जुड़े जिन पहलुओं पर राज्य सरकार ने कानून बनाया है, वो उसकी संवैधानिक शक्ति से परे है। ये संसद की परिधि में आता है। ऐसे में इस कानून को रद्द किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने असम के एक कानून को रद्द कर दिया है। अदालत ने असम ग्रामीण स्वास्थ्य नियामक प्राधिकरण नियम 2004 को रद्द कर दिया। ये कानून चिकित्सा और ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल में डिप्लोमा धारकों को कुछ सामान्य बीमारी इलाज करने की इजाजत देता है, साथ में मामूली प्रक्रिया करने और कुछ दवाओं को लिखने की अनुमति भी देता। जस्टिस BR और जस्टिस BV नागरत्ना ने अधिनियम को रद्द करने के गुवाहाटी हाई कोर्ट के एक फैसले को बरकरार रखते हुए असम अधिनियम चिकित्सा शिक्षा के ऐसे पहलुओं को विनियमित करना चाहता है जो संसद के अनन्य डोमेन के भीतर है। इसलिए इस आधार पर कानून को रद्द किया जा सकता है कि राज्य विधानमंडल में क्षमता की कमी है। पीठ ने कहा कि 3 प्रविष्टि 25 के बल पर अधिनियमित असम नियम ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में एक नई ताकत पेश करने की मांग की, बल्कि एक सफल उम्मीदवार के पेशे को विनियमित करने की भी मांग की। अधिनियम के तहत गठित नियामक प्राधिकरण को पाठ्यक्रम के न्यूनतम मानकों, आधुनिक चिकित्सा के पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम परीक्षा और ऐसे अन्य विवरणों को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अधिनियम ने राज्य सरकार चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति देने के लिए भी अधिकृत किया। संघ सूची की प्रविष्टि का हवाला देते हुए बेंच ने राज्य सरकार द्वारा संसद के अनन्य डोमेन में अतिक्रमण करने के प्रयास पर आपत्ति जताई। यह है कि संसद द्वारा समान मानक निर्धारित किए जाएं, जिनका देश भर के संस्थानों और मेडिकल कॉलेज द्वारा पालन किया जाता है। इसके लिए अनुसंधान, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा में समान मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रविष्टि 66 तैयार की गई है। इसीलिए राज्य मंडलों में चिकित्सा के लिए न्यूनतम मानकों के निर्धारण, किसी संस्थान को मान्यता देने या मान्यता रद्द करने के अधिकार आदि के क्षेत्रों में विधायी का अभाव है। खंडपीठ गुवाहाटी हाई कोर्ट विशेष अनुमति की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस आधार पर अधिनियम को रद्द कर दिया गया था कि यह भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 56 के विपरीत है। हाई कोर्ट ने कहा था कि धारा 10A के आवेदन के अनुसार भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम राज्य सरकार को उक्त डिप्लोमा क्रम शुरू करने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेनी चाहिए। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार की अनुमति के अभाव और राष्ट्रपति की सहमति के अभाव में अधिनियम असंवैधानिक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अदालतों के गठन में देरी पर नाराजगी जाहिर की। दरअसल शराबबंदी से केसों की संख्या बढ़ी है, ऐसे में अदालतों पर भी दबाव बढ़ा है। इन्हें हैंडल करने के लिए मैन पावर की भी जरूरत पड़ेगी। इन सभी मसलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बिहार में शराबबंदी से जुड़े मसलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार शराब निषेध और आबकारी अधिनियम 2016 के तहत मामलों की सुनवाई के उद्देश्य से विशेष अदालतों का गठन अभी भी मुश्किल लग रहा है। जस्टिस संजय किशन कौर और जस्टिस अभय S. ओक की एक पीठ शराब पीने के अपराध के संबंध में जमानत देने और लंबितता के मुद्दों, साथ ही अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण और इन आबकारी मामलों में बंदियों के जमानत मांगने के बढ़ते मामलों को संभालने के लिए मैन पावर तैनात करने पर विचार विमर्श कर रही थी। ये प्रश्न अग्रिम जमानत के लिए एक सामान्य विशेष अनुमति याचिका से उत्पन्न हुए थे, जिसमें अदालत ने कोई गुण नहीं पाया। न्यायिक बुनियादी ढांचों को बढ़ाने में देरी पर अस्वीकृति व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया, हम अभी भी बुनियादी ढांचे की योजना बनाने के चरण में हैं। पहले के एक आदेश में अदालत ने कहा, बिहार राज्य में 2019 में 74 विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। विशेष अदालतों के लिए 74 विशेष अदालतों सहित 140 रिक्तियों को विज्ञापित किया गया था, जिनमें से 106 पदों को अधिसूचना द्वारा भरा गया था। नई रिक्तियों को विज्ञापित किया गया है और भर्ती प्रक्रिया जारी है।
बिहार में आबकारी अधिनियम के तहत किसी भी नशीले शराब के उत्पादन, बॉटलिंग, वितरण, परिवहन, संग्रह, भंडारण, बिक्री, कब्जे, खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध है। राज्य में अधिनियम की धारा 37 के तहत शराब के सेवन करने वाले अपराधियों पर जुर्माना लगाते हुए प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगस्त 2022 में सरकार ने अदालत को बताया कि 11 मई तक जबकि कुल 3,78,186 मामले दर्ज किए गए थे और 1,16,103 मामलों में सुनवाई शुरू हुई थी। केवल 2,473 मामलों में सुनवाई पूरी हुई थी, जिसमें 830 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था और 1,643 अभियुक्तों को सजा दी गई। सरकार ने हाईकोर्ट से जिला कलेक्टरों को द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करने का भी आग्रह किया, लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने विचार किया था कि अपराधों की सुनवाई के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट को नामित करने का सरकार का प्रस्ताव धारा 37 के विरोध में था, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को जिम्मेदारी का निर्वहन करने का अधिकार देता है। गतिरोध दूर करने के लिए कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। बिहार में अवैध शराब के कारोबार और खपत की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, जिसमें सैकड़ों लोग जहरीली शराब पीकर अपनी जान गंवा रहे हैं। इस रविवार को सीवान जिले में ऐसी शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिसंबर में सारण जिले के छपरा से सामने आई जहरीली शराब त्रासदी के पिछले मामले में एक स्थानीय प्रतिष्ठान में जहरीली शराब के सेवन से 70 से अधिक लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। कानून मंत्री किरण रिजिजू लगातार अपने तीखे बयानों से न्यायपालिका पर हमले कर रहे हैं। एक कार्यक्रम के दौरान रिजिजू ने कहा कि IB और रॉ की कुछ संवेदनशील रिपोर्ट्स के कुछ हिस्सों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सार्वजनिक करना गंभीर चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पहली बार IB और रॉ के जजों की नियुक्ति पर तैयार की गई रिपोर्ट्स को सार्वजनिक किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति पर केंद्र सरकार की आपत्ति पर भी विस्तार से जवाब दिया। इस पर एक बार फिर रिश्तों में थोड़ा तल्खी बढ़ गई है। जजों की मौजूदा नियुक्ति प्रक्रिया पर केंद्र का ऐतराज है और वो सरकार चाहती है कि उसका भी दखल जजों की नियुक्ति में हो। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच कॉलेजियम को लेकर तकरार बरकरार है। अब कानून मंत्री किरण रिजिजू ने IB और रॉ की रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट संवेदनशील है, ये एक गंभीर मुद्दा है, ऐसा करना चिंता का विषय है। आने वाले वक्त में इसका काफी असर देखने को मिल सकता है। जहाँ तक बहुत ही सीरियस जो रॉ का इंफॉर्मेशन, रॉ का इनपुट्स और IB का इनपुट्स को पब्लिक डोमेन में डालने का सवाल है, ये गंभीर विषय है। सही समय पर मैं इस पे टिप्पणी जरूर दूंगा। आज मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं, इसलिए हमारे विभाग का जो अच्छा काम को आपके माध्यम से जनता तक कैसे पहुंचाए, ये मेरा प्राथमिकता है, मेरा चिंता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम समलैंगिक वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली जज नियुक्त करना चाहता है। कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र ने उनके नाम पर दर्ज करा दी थी। केंद्र ने इसके लिए खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट का हवाला दिया था, लेकिन कॉलेजियम ने रॉ की आपत्तियों को खारिज कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार के बारे में दी गई केंद्र की आपत्तियों और रॉ CBI की रिपोर्ट्स को सार्वजनिक कर दिया था। रॉ ने समलैंगिक वकील के विदेशी पार्टनर को लेकर शक जाहिर किया था। इस पर कहा था कि रॉ ने जो कुछ भी बताया उससे ये बिल्कुल नहीं लगता कि कृपाल के आचरण से राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई गलत असर पड़ता है। कि उनके पार्टनर भारत के प्रति दुश्मनी का भाव रखते होंगे, गलत है। सौरभ कृपाल के पार्टनर निकोलस जर्मेन बॉकमैन स्विस नागरिक हैं। वो स्विस दूतावास में काम करते हैं। वहीं जजों की नियुक्ति से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में सुधार को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक बार फिर बयान दिया है। रिजिजू ने दिल्ली बार एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में कहा, देश में मजबूत लोकतंत्र के लिए आजाद न्यायपालिका होना जरूरी है। जजों को एक बार पद पर आने के बाद किसी चुनाव या सार्वजनिक तौर पर जांच का सामना नहीं करना पड़ता, यानी उन्हें आम जनता नहीं चुनती है। यही वजह है कि जनता आपको बदल भी नहीं सकती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जनता आपको देख नहीं रही है। Actually, there is no such problem which are being projected by some people
maybe some people make some kind of statements which are unpalatable, which are unbecoming. So I don't want to make statements which are not necessary at all. So you were there at the Tisazari court yesterday. Yesterday also I was addressing the lawyers and the judges. That the public is watching what is happening, that the judges are not accountable, the judges are not elected. I was addressing the bar and the bench because the Tisazari court function was organized jointly by the judiciary, the judges, and the members of the bar, the advocates. So इससे पहले कानून मंत्री ने एक रिटायर्ड जज का वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, सुप्रीम कोर्ट में जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए। सिर्फ वही लोग संविधान के प्रावधानों और लोगों के मत को नहीं मानते हैं जो खुद को संविधान से ऊपर मानते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बीते कुछ महीनों से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद चल रहा है। सरकार चाहती है कि नियुक्ति में उसकी भी सुनी जाए, वहीं न्यायपालिका नियुक्तियों में अपनी आजादी बनाए रखना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट। घरेलू हिंसा कानून के तहत महिला को आरोपी बनाने वाले मामले की सुनवाई पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट सुनवाई कर रहा था। महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट में घरेलू हिंसा के मामले में आरोपी शब्द को चुनौती दी थी। महिला की याचिका पर हाई कोर्ट ने कड़कड़डूमा कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। दरअसल एक पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ 2005 के घरेलू हिंसा कानून के तहत केस दर्ज करवाया था। चूंकि केस पति ने दर्ज करवाया था, इसलिए मामले में पत्नी को आरोपी बनाया गया था। कड़कड़डूमा कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। इसी सुनवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। महिला ने दलील दी है कि घरेलू हिंसा कानून के तहत किसी महिला को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। एक महिला को घर के भीतर होने वाली हिंसा से बचाने के लिए 2005 में घरेलू हिंसा कानून लाया गया था। इस कानून के दायरे में वो सभी महिलाएं आती हैं जो किसी साझे घर में मां, बहन, पत्नी, बेटी, विधवा हो सकती हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। कानून के तहत साझा घर में रहने वाली महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, शरीर के अंग या मानसिक स्थिति को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इस कानून में शारीरिक, मानसिक, मौखिक, भावनात्मक, आर्थिक और यौन हिंसा को शामिल किया गया। आर्थिक रूप से परेशान करने का मतलब है कि अगर कोई पति या बेटा खर्च के लिए अपनी पत्नी या मां से जबरदस्ती पैसे या कोई चीज मांगता है तो वो महिला घरेलू हिंसा कानून के तहत केस दर्ज करवा सकती है। इतना ही नहीं, एक शादीशुदा महिला को दहेज के लिए भी प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। साथ ही महिला या उनसे संबंध रखने वाले लोगों के साथ गाली गलौज नहीं किया जा सकता और ना ही उन्हें डराया या धमकाया जा सकता है। घरेलू हिंसा कानून के तहत एक महिला ही शिकायत कर सकती है। अगर महिला शिकायत नहीं कर सकती है तो उसकी ओर से कोई और शिकायत कर सकता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत भरण पोषण न्यायाधिकरण के पास बच्चों को उनके माता पिता के घरों से बेदखल करने का आदेश देने की शक्ति है। इसके विपरीत दी गई दलीलों को खारिज करते हुए जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने कहा, इस अदालत को अपीलीय अदालत द्वारा पारित बेदखली के आदेश में कोई गलती नहीं मिली है, जिसमें याचिकाकर्ता को आदेश की तारीख से 7 दिनों की अवधि के भीतर घर खाली करने का निर्देश दिया गया है। जब माता पिता जो घर के मालिक हैं घर में रहने की अनुमति वापस लेते हैं, उस स्थिति में याचिकाकर्ता माता पिता के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है। पिता को अपने ही बेटे के खिलाफ बेदखली का पारंपरिक मुकदमा दायर करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता के पिता ने अन्य बातों के साथ ही याचिकाकर्ता को उसके स्वामित्व वाले घर से बेदखल करने का दावा करते हुए एक आवेदन दायर किया। आरोप था कि याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी लगातार गंदी भाषा में गाली गलौज कर उसे घर से निकाल देने की धमकी दे रहे थे और जुलाई 2017 में उसे घर से निकाल दिया गया था। अदालत ने दत्तात्रेय शिवाजी माने बनाम लीलाबाई शिवाजी माने और अन्य का भी हवाला दिया। इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि अधिनियम की धारा 4 बच्चे और पोते को बेदखल करने की अनुमति देते हैं। अगर उस प्रावधान में निर्धारित शर्तों को अन्य प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है और ये निवेदन कि अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकरण द्वारा बेदखली का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है,
अदालत ने अपीलीय अदालत द्वारा पारित बेदखली के आदेश में याचिकाकर्ता को 7 दिनों की अवधि के भीतर घर खाली करने का निर्देश देने में कोई गलती नहीं पाई। इसने कहा, जब माता पिता जो घर के मालिक हैं याचिकाकर्ता से घर छोड़ने की मांग करते हैं तो याचिकाकर्ता ऐसे आदेश को मानने के लिए बाध्य है। तो कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.